नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते। पिछले 36 घंटे से राजनीतिक पार्टियां कश्मीर के चुनावी गणित वाला एग्जाम दे रही और एक दूसरे को फेल बता रही। अलग अलग पार्टियां जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के नतीजों का विश्लेषण अपने अपने नजरिए से कर रही। ऐसे में इस बात पर बहुत कंफ्यूजन हो गया है कि कश्मीर का चुनावी मैसेज आखिर है क्या। डीडीसी चुनाव में बीजेपी जीती है या फिर गुपकार गठबंधन जीता? किसका पलड़ा भारी रहा? बहुत से लोग इस चुनाव को कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के फैसले पर एक तरह का जनमत संग्रह भी मान रहे हैं। तो ऐसे में फाइनल संदेश क्या है, आंकड़ों का संकेत क्या है, यह सब हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। इसके बाद आपको बॉर्डर वाले मास्टर ब्लास्टर से मिलवाएंगे। यह भारत के सीमावर्ती इलाकों के लिए एक अच्छी खबर है। आज तक आपको दुनिया में सबसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाली स्वदेशी तोप की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज दिखाने वाला है। इस मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर तोप के एक्शन सीन देखकर आपको जोश आएगा। इस विश्लेषण के लिए हमारी टीम ओडिशा के बालासोर में चांदीपुर फायरिंग रेंज गई और वहां से आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की। 9:30 बजे यह तोप हम आपको दिखाएंगे। और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी काम की खबर आज आपके लिए यह है कि भारत अगले हफ्ते तक ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे सकता है। और सूत्रों के मुताबिक इसके लिए अथॉरिटीज को अतिरिक्त डेटा उपलब्ध करवा दिया गया। अगर ऐसा होता है तो भारत पहला ऐसा देश होगा जो इस ब्रिटिश वैक्सीन को मंजूरी देगा, जबकि ब्रिटेन खुद अभी इस वैक्सीन के डेटा की जांच कर रहा है। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की 5 करोड़ डोज जमा कर ली है और जुलाई 2021 तक 40 करोड़ डोज बनाने का प्लान है। भारत बायोटेक ने आज स्वदेशी कोवैक्सीन के फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजे घोषित किए हैं। इसके अनुसार यह वैक्सीन 6 से 12 महीने तक कोरोना से सुरक्षित रखने में सक्षम है। इस समय कोवैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल चल रहे हैं। अथॉरिटीज फाइजर और भारत बायोटेक के वैक्सीन की इमरजेंसी अप्रूवल की अर्जी पर भी विचार कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के सियासी टेस्ट में आखिर कौन पास हुआ और कौन फेल, इसको लेकर सबके अपने अपने दावे। इन दावों के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको डीडीसी चुनाव नतीजों का फाइनल आंकड़ा बता देते हैं। 6 पार्टियों के गुपकार गठबंधन को 112 सीटें मिली हैं। बीजेपी को 75 सीटें मिली हैं। कांग्रेस 26 सीटें जीत पाई है। निर्दलियों को 50 सीटों पर जीत हासिल हुई है और अन्यों के खाते में 15 सीटें गई हैं। इनमें एक नए दल अपनी पार्टी की 12 सीटें। डीडीसी में जम्मू और कश्मीर डिवीजन को मिलाकर 20 जिलों की कुल 280 सीटें। इनमें 2 सीटों पर काउंटिंग नहीं हो सकी है। एक सीट कश्मीर घाटी में बांदीपुरा की है और दूसरी सीट कुपवाड़ा की है। यहां यह शिकायत आई है कि इन सीटों पर एक उम्मीदवार पाकिस्तान से, इसलिए अभी इन दोनों सीटों के बैलेट बॉक्स खोले नहीं गए और मामले की जांच की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर बाकी की चुनावी स्थिति साफ हो चुकी है। गुपकार गठबंधन बीजेपी से ज्यादा काउंसिल पर कब्जा करने की स्थिति में है। कई जगहों पर निर्दलियों की भूमिका बड़ी अहम है, जिसे बीजेपी अपने पक्ष में बता रही है। इसलिए अब अगली सियासी लड़ाई इन निर्दलियों को लेकर होगी। लेकिन इससे पहले जो टकराव चल रहा है वो डीडीसी चुनाव के जनादेश को लेकर है कि असल में इस जनादेश का संदेश क्या है। बीजेपी पूरे स्टेट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। किया ना मुकाबला इनने भी मैदान में, वहां मुंह की खानी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में 75 सीटें मिली, जो सबसे ज्यादा है। अगर 3 सीट उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है तो हमारे जो 60-70 सीट हैं तो सुनामी है कामयाबी की। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत को फिर एक बार दर्शाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई और यहाँ के लोग कामयाब हुए। डीडीसी चुनाव बीजेपी जीती या गुपकार? किसके पक्ष में जम्मू कश्मीर का जनादेश? जम्मू कश्मीर के चुनावी मैसेज पर कंफ्यूजन। डीडीसी चुनाव के नतीजों से बड़ी बहस छिड़ गई है। जम्मू कश्मीर के जनादेश को सब अपने पक्ष में बता रहे हैं। गुपकार गठबंधन और बीजेपी दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इसी से कंफ्यूजन है कि जम्मू कश्मीर का चुनावी मैसेज आखिर क्या है। क्योंकि बीजेपी डीडीसी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो गुपकार गठबंधन ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं।
जम्मू में बीजेपी का ही दबदबा रहा तो कश्मीर घाटी में गुपकार गठबंधन का डंका बजा। बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले तो गुपकार गठबंधन ने सबसे ज्यादा काउंसिल्स पर कब्जा किया। बीजेपी ने 3 सीटें जीतकर कश्मीर घाटी में पहली बार जगह बनाई तो गुपकार गठबंधन का कहना है कि उसने जम्मू में बीजेपी की सियासी जमीन हिला दी। यानी इन नतीजों को सब अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं और सबको यही बता रहे हैं कि उन्हीं की जीत हुई है। बीजेपी अपनी जीत इसलिए भी बड़ी बता रही है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार उसके खिलाफ 6 पार्टियां एक हो गईं और गुपकार गठबंधन बना लिया। फिर भी ये बीजेपी को रोक नहीं पाए। जिस तरह से देश भर में मोदी जी के खिलाफ कभी महागठबंधन होता तो कभी गठबंधन होता था, जम्मू कश्मीर में नया नाम गुपकार गैंग के रूप में दिया गया। बहुत सारे दल इसमें इकट्ठे हुए, लेकिन ये सब इकट्ठे होकर भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को चुनौती नहीं दे पाए। बीजेपी यही कह रही है कि डीडीसी चुनाव में अगर सीटों और वोटों का आंकड़ा देखें तो विपक्षी पार्टियों से वो कहीं आगे हैं। सीटों में वो जम्मू कश्मीर की नंबर 1 पार्टी है और उसे इतने वोट मिले जितने वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को मिलाकर भी नहीं मिले। बीजेपी का वोट शेयर 38.74% रहा। गुपकार गठबंधन को 32.46% वोट ही मिले। बीजेपी को कुल 4,87,384 वोट मिले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस को कुल मिलाकर 4,77,000 वोट मिले। ये आंकड़े ही चुनावी नतीजों का संदेश साफ साफ बता रहे हैं। ये जो बार बार गुपकार अलायंस की विक्ट्री बताया जा रहा है, तो पहली बात आप जान लें कि वो अलायंस भाजपा से अकेले नहीं लड़ने की कमजोरी के कारण बना था। इसके बावजूद अगर आप दूसरा आपको मैं आंकड़ा बताऊं, बीजेपी को इतने वोट मिले हैं जो एनसीपी पीडीपी के वोट से भी ज्यादा। बीजेपी का दावा ये भी है कि गुपकार गठबंधन को निर्दलियों ने भी आईना दिखाया है। इन निर्दलीय उम्मीदवारों ने गुपकार गठबंधन को न सिर्फ कड़ी टक्कर दी बल्कि इन्होंने पीडीपी और कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टियों से भी ज्यादा सीटें जीती। इन्हें खूब वोट भी मिले। निर्दलियों को 50 सीटें मिली तो कांग्रेस को 26 और पीडीपी को सिर्फ 27 सीटें मिली। निर्दलियों और बीजेपी का वोट शेयर मिलाकर 52% से ज्यादा है। पीडीपी जैसी पुरानी पार्टी को निर्दलियों से भी कम वोट मिले। उसका वोट शेयर सिर्फ 4.4% रहा। यहाँ तक कि अपनी पार्टी जैसी नए दल को पहले ही चुनाव में 3% वोट मिला। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के बेटे नसीर अहमद मीर अनंतनाग से चुनाव हार गए। ये सब परिवारवाद की राजनीति और कश्मीर में गुपकार गठबंधन के खिलाफ गुस्सा है। वही महबूबा मुफ्ती जो कहती थी तिरंगे को नहीं फहराएंगी, यहां की जनता ने उनको केवल 4.4% वोट दिया है। कांग्रेस मात्र 11% वोट शेयर पर रह गई, जबकि इंडिपेंडेंट का वोट शेयर 13.6% है। यानी कि इंडिपेंडेंट भी कांग्रेस और पीडीपी से आगे निकल गए और भारतीय जनता पार्टी और इंडिपेंडेंट को मिलाएंगे तो 52% से ज्यादा वोट शेयर केवल भारतीय जनता पार्टी और इंडिपेंडेंट्स का बनता है। यह भी साफ पता चलता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने गुपकार गैंग को सिरे से नकार दिया। लेकिन हार जीत से अलग चुनाव नतीजों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि डीडीसी के कामयाब चुनाव होने से अलगाव और आतंक को करारा तमाचा लगा है। कश्मीर में 1.5 साल से ठप राजनीतिक प्रक्रिया बढ़ी है। डीडीसी जैसे चुनाव की पहल हुई, लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है और चुनाव से नई कश्मीर की नई लीडरशिप निकली है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। हालांकि इस बहस के बीच कश्मीर घाटी में बीजेपी की सियासी एंट्री और वहां पर न सिर्फ खाता खुलना बल्कि 3 सीटें जीतना बीजेपी के लिए जोश बढ़ाने वाली बात है। बीजेपी ने पुलवामा, बांदीपुरा और श्रीनगर में डीडीसी की एक सीट जीती है। श्रीनगर, बांदीपुरा और शोपियां की एक सीट पर वो दूसरे नंबर पर रही है। ये वो इलाके हैं जहां बीजेपी के लिए कैंडिडेट ढूंढने से लेकर प्रचार करने तक सब कुछ बहुत मुश्किल था। लेकिन उन्होंने न सिर्फ उम्मीदवार खड़े किए बल्कि पूरी ताकत से प्रचार किया। उन्हें वोट भी मिले और सीट भी मिली। कश्मीर घाटी में बीजेपी की एंट्री को उसके विरोधी बहुत तवज्जो नहीं दे रहे। उन्हें लगता है कि बीजेपी डीडीसी चुनाव के जनादेश को अपने पक्ष में दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि बीजेपी के गढ़ जम्मू में ही उसका जनाधार खिसक गया है। चुनावी नतीजों पर बीजेपी की अपनी आंकड़ेबाजी है।
और गुपकार गठबंधन बीजेपी को आईना दिखा रहा। गुपकार गठबंधन ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं और यह गठबंधन 370 के मुद्दे पर बना था, इसलिए अब वो इस जनादेश को 370 के पक्ष में बताने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो इस इलेक्शन में बीजेपी की हालत खराब हुई, मुझे नहीं लगता है वो अब जल्दबाजी में असेंबली का इलेक्शन कराएंगे। हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही और पीजीडी की जो कंबाइंड परफॉर्मेंस रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीसी की, वो बहुत अच्छी रही और आई एम रियली वेरी हैप्पी। ये कामयाबी हमारी नहीं है, ये कामयाबी आपकी है। डीडीसी चुनाव के नतीजों से गुपकार गठबंधन भी जोश में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उनका नया सियासी फॉर्मूला हिट हो गया। पहली बार किसी चुनाव में 6 पार्टियां एक साथ आईं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने सियासी दुश्मनी भुलाई और इसी का नतीजा था कि वो बीजेपी का मुकाबला कर पाए और अपनी सियासी जमीन बचाने में कामयाब भी रहे। गुपकार गठबंधन ने डीडीसी चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। बीजेपी के विरोधी दल कम से कम 12 जिलों की काउंसिल पर कब्जा करने की स्थिति में है। बीजेपी के हाथ में 6 जिले ही आए हैं। 2 जिलों में निर्दलियों के हाथ में बहुमत की चाबी है, यानी बीजेपी के मुकाबले गुपकार गठबंधन काफी आगे है। गुपकार गठबंधन बीजेपी के उन दावों को खारिज कर रहा है जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा वोट के आधार पर जनादेश को अपने पक्ष में और गुपकार गठबंधन के खिलाफ बता रहा है। गुपकार गठबंधन का कहना है कि कश्मीर घाटी में बीजेपी की एंट्री को भी बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है, क्योंकि अगर बीजेपी ने गुपकार गठबंधन के गढ़ कश्मीर घाटी में पहली बार 3 सीटें जीती हैं, तो गुपकार गठबंधन ने बीजेपी के गढ़ जम्मू डिवीजन में करीब 35 सीटें जीती हैं। गुपकार गठबंधन का दावा है कि यह स्थिति तब है जब उन्हें इलेक्शन कैंपेन का टाइम नहीं मिला, उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, उनके उम्मीदवारों को सुरक्षा नहीं दी गई, वो खुलकर प्रचार नहीं कर पाए, जबकि बीजेपी ने अपने बड़े बड़े नेताओं को कैंपेन में उतारा था। कई केंद्रीय मंत्री मोर्चे पर लगाए गए थे, लेकिन जम्मू में ही बीजेपी का जनाधार घट गया है। इस इलेक्शन ने साबित किया है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत के खिलाफ जो भी हरबे इस्तेमाल करो, जो भी साजिशें रचाएं, आप कभी हमें मर मिटाने में कामयाब नहीं होंगे। करिए अपनी साजिशें, करिए अपना प्रोपेगेंडा, लेकिन इस शिकस्त के बाद वो शायद इलेक्शन का ब्यूगल नहीं बजाएंगे। तो हमारे पास मौका है जमात को मजबूत करने का। बीजेपी को डीडीसी चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिले, लेकिन इसे भी विपक्षी पार्टियां ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही। ज्यादा वोट मिलने की बात पर उनका तर्क ये है कि घाटी में कम वोटिंग होती है और जम्मू में ज्यादा वोटिंग, इसीलिए बीजेपी को अपने गढ़ में ज्यादा वोट मिले। चुनाव नतीजों के बाद विरोधी बीजेपी पर हमलावर हैं। आपको मालूम है कि वो सीटें उन्होंने कैसे जीती, किस तरह से मशीनरी और किस तरह से मैनिपुलेशन किया गया। बालाहमा की सीट में जो पीएजीडी का कैंडिडेट था उसके कागज रिजेक्ट किए गए। इसी तरह आपकी तुलैल की सीट, आपको पता है वहां ज्यादा फोर्सेस का जमावड़ा रहता है, वहां क्या हुआ वो एक अल्लाह ताला जानते हैं और वो जानते हैं। तो इसलिए जो इन्होंने सीटें जीती वो किस तरह जीती, इनके मिनिस्टर यहाँ 1 महीने से टेंट लगाए हुए थे। कितना पैसा गया, कितना मसल पावर गया, कितना मैनिपुलेशन गया, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। गुपकार गठबंधन कश्मीर में 370 की बहाली के मुद्दे पर बनाया गया था, इसीलिए अब वो डीडीसी चुनाव में जीत को इसी से जोड़ रहा है। लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि 370 इतिहास हो चुका है। कश्मीर ने विकास के लिए वोट किया है। लोगों ने वर्षों के बाद मरकज का पैसा पंचायत में पहुंचा है, मरकज मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और काम हुआ है। तब इसके कारण लोगों की लोकतंत्र में आस्था पनपी है कि डेमोक्रेसी से डेवलपमेंट हो सकता है। जमहूरियत उनके घर पर विकास का दस्तक दे सकती है। 52 इंडिपेंडेंट जीते हैं। ये बहुत से वो हैं जिन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ, हमारे भी समर्थक हैं, बड़ी हिम्मत के साथ आतंकवादियों के खिलाफ खड़े होने की ताकत दिखाई है। और इस समय क्या देख रहा हूं, कश्मीर की नई लीडरशिप डेवलप हो रही है।
उम्मीद और भरोसा यही है कि डीडीसी चुनाव कश्मीर में आगे का रास्ता दिखाएंगे। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ेगी और विकास का एजेंडा चलेगा तो अलगाव और आतंक का एजेंडा ध्वस्त होगा। इसीलिए ये चुनाव किसी पार्टी की जीत नहीं बल्कि भारत की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। आज तक ब्यूरो। अनुच्छेद 370 पर सरकार बिल्कुल क्लियर है कि इसकी वापसी नहीं होगी, फिर चाहे 370 के पैरोकार कितना भी जोर लगाते हैं। अगर गुपकार गठबंधन डीडीसी चुनाव के जनादेश का हवाला दे रहा है तो यह नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव विकास के एजेंडे पर लड़ा गया था। गुपकार गठबंधन के नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर प्रचार भी नहीं किया था। असल में तो वो प्रचार करने के लिए उतरे भी नहीं थे। दूसरी बात यह है कि जिस चुनाव का हवाला दिया जा रहा है वो चुनाव शायद इस तरह नहीं हो पाता अगर अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला नहीं होता। अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही कश्मीर में बड़ा बदलाव आया है। वहां इतिहास में पहली बार जिला परिषद के चुनाव हुए। यही जिला परिषद अब कश्मीर में नई सरकार की तरह काम करेगी, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद से वहां कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है। सभी 20 जिलों में डीडीसी के अपने 14 सदस्य और उसका चेयरमैन उस जिले में विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। एक पुरानी कहावत है, युद्ध के मैदान में जीत हार का फैसला तोप करती है। इस कहावत को भारत की बोफोर्स तोप ने करगिल के युद्ध में हकीकत बनाया था। आज 21 वर्ष बाद भी जब कभी देश में तोप की बात होती है तो करगिल युद्ध में दुश्मन के ठिकानों पर गोले बरसाती बोफोर्स तोप की तस्वीरें ही याद आती हैं। लेकिन आज हम आपको उस तोप के बारे में बताएंगे जिसका एक्शन देखने के बाद आप बोफोर्स तोप का एक्शन भूल जाएंगे। विश्लेषण से पहले आप भारत की संपूर्ण स्वदेशी हॉवित्जर तोप के एक्शन का एक छोटा सा ट्रेलर देख लीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आत्मनिर्भर तोप कैसे दुश्मन के खेमे में शोक की डिलीवरी कर देगी। गोले बरसाती जिस तोप का लाइव एक्शन आपने अभी देखा वो तोप अपनी क्लास में दुनिया की सबसे ताकतवर तोप है। 1980 के दशक में खरीदी गई बोफोर्स तोप के बाद यह पहली तोप है जो भारतीय सेना को मिलने वाली। और गर्व करने की बात यह है कि ये तोपें पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, यानी इनके डिजाइन से लेकर निर्माण तक सब कुछ स्वदेशी है। लेकिन इस तोप की ताकत के सामने कोई विदेशी तोप नहीं ठहरती। इसका परीक्षण जब ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर फायरिंग रेंज में हुआ तो वहां की जमीन तो कांपी ही, चीन और पाकिस्तान के दिल भी कांप उठे होंगे। इस स्वदेशी हॉवित्जर 155 तोप का नामकरण तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन अभी के लिए आप इसे मास्टर ब्लास्टर कह सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आप हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखकर समझ जाएंगे। आज हम आपको आज तक पर एक्सक्लूसिव एक ऐसी हॉवित्जर तोप की फायरिंग दिखाने जा रहे हैं जो दुनिया में सबसे लंबी दूरी तक फायरिंग करती है। ये गन सबसे शक्तिशाली गन रहेगी। इस क्लास में 155 क्लास में सबसे शक्तिशाली गन रहेगी क्योंकि इसकी रेंज और एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। 48 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ इस हॉवित्जर तोप में जब 55 किलोग्राम का गोला दुश्मन पर वार करता है तो सिर्फ तबाही नजर आती है। और दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस गन ने 48 किलोमीटर की रेंज दी है। एक साथ दो हॉवित्जर तोप की लाइव फायरिंग आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। भारत में जब भी तोपों की बात होती है तो करगिल युद्ध में दुश्मन पर आग उगलती मेड इन स्वीडन बोफोर्स तोप की याद आई। लेकिन अब भारतीय सेना के तोपखाने में शामिल होने के लिए तैयार हो चुकी है मेड इन इंडिया हॉवित्जर, जो बोफोर्स को छोड़िए दुनिया भर की तोपों के मुकाबले असली मास्टर ब्लास्टर है। और ये बात सिर्फ कहने की नहीं बल्कि आपको डीआरडीओ की नई अटैक हॉवित्जर तोप की लाइव फायरिंग दिखा रहे हैं। काउंटडाउन शुरू। इस तरह से सीधा 55 किलोग्राम का जो गोला है वो करीब 48 से 50 किलोमीटर दूर चांदीपुर के समंदर में जाकर टारगेट को निशाना बनाता है। और इस तरह से अब खास तौर से भारत चीन का जो तनाव इस वक्त चल रहा है, भारतीय सेना अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है और इसीलिए भारतीय सेना को बोफोर्स से एडवांस एक नई आर्टिलरी गन की दरकार है। और बोफोर्स तोप के बाद भारतीय सेना के तोपखाने में कभी कोई नई तोप नहीं आई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत इस संपूर्ण स्वदेशी एडवांस टूड आर्टिलरी गन सिस्टम पर एकदम सटीक बैठती है। 48 किलोमीटर तक टारगेट को हिट करने में सक्षम, खुद 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मूव करने की काबिलियत, 1 किलोग्राम तक के गोलों से सटीक निशाने लगाने का।
मेड इन इंडिया ATAGS तोप पाकिस्तान बॉर्डर पर पोखरन के रेगिस्तान से लेकर चीन बॉर्डर पर सिक्किम की बर्फीली चोटियों पर तक अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा चुकी है। हम आपको इस हावित्जर तोप की मारक क्षमता से रूबरू करवाते हैं। 48 किलोमीटर दूर तक ये तोप निशाना साध सकती है। ये इसके गोले रखे गए हैं। 48 किलोग्राम वजन के ये गोले दुश्मन के किसी भी बड़े से लेकर छोटे ठिकाने को आसानी से नेस्तनाबूद कर सकते हैं। कंक्रीट के बड़े बंकर से लेकर छोटे से बड़े दुश्मन के किसी भी बेस को ये आसानी से नेस्तनाबूद कर सकते हैं। और अगर इसकी अब तक की मारक क्षमता की बात करें तो न सिर्फ यहाँ बालासोर बल्कि राजस्थान की तपती हुई गर्मी के अंदर भी से लेकर चीन से लगने वाली सिक्किम सरहद पर अब तक 2000 से ज्यादा गोले ये हावित्जर तोप दाग चुकी है। सारे पैरामीटर जो गन के होते हैं मैंने आपको जो लिस्ट करवाए हैं, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, रेट ऑफ फायर, रेंज और मोबिलिटी, इन सारे पैरामीटर, सारे मापदंडों पे ये सबसे आगे उभर के आई है गन। तो डेफिनेटली मतलब आप यदि फ्यूचर के 10 साल देखेंगे या 20 साल देखेंगे, ये गन बहुत उभर के सामने आने वाली है। इस एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS अटैक्स को DRDO ने डेवलप किया है, जिसे 2 प्राइवेट कंपनियों भारत फोर्स और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। भारतीय सेना को इस समय कुल करीब 1800 तोपें चाहिए और भारत की तैयारी तोपों की इस कमी को इस हावित्जर तोपों के जरिए पूरा करने की है, जो बोफोर्स से 1000 गुना बेहतर है और सबसे बढ़कर आत्मनिर्भर भारत की ब्रांड एम्बेसडर भी। तो बोफोर्स में रेंज कम है और इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ड्राइव टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है और बोफोर्स का काम 1985 से लेके मैं कहना चाहता हूँ कि 2005-2010 में ख़त्म हो चुका है और अभी देश को ऐसे गन्स की ज़रूरत है जो ज़्यादा डीप स्ट्राइक कर सके, लॉन्ग रेंज तक जा सके और ज़्यादा एक्यूरेट हो, प्रिसाइज हो और नए प्लेटफॉर्म पे बिल्ड हो। तो ये गन उन सारी चीज़ों को कंबाइन करती है। भारतीय सेना को अगले 2 साल के अंदर 200 ATAGS तोपें मिल जाएंगी, जिन्हें भारत चीन से लगते बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में ऊंची चोटियों पर तैनात किया जा सकता है, जहां ये तोप कैसे दुश्मन के इरादों पर गोले बरसा सकती है, इसका ट्रेलर एक बार फिर देख लीजिए। आने वाले दिनों में भारतीय सेना को ऐसी 1600 से ज्यादा तोपों की जरूरत पड़ेगी, खासतौर से चीन और पाकिस्तान के खिलाफ ऊंचाई वाले इलाकों में। और इस वक्त जिस तरह से चीनी सेना के साथ भारतीय सेना का तनाव लगातार आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए भारतीय सेना को इस तोप की सख्त दरकार है। खासतौर से लंबे समय से भारतीय सेना बोफोर्स तोप की जगह पर ऐसी लंबी दूरी की मार करने वाली तोप की तलाश कर रही थी। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजित नेगी, बालासोर, आज तक। देश में तैयार इस हावित्जर तोप का यह आखिरी ट्रायल था। अब इस क्लास के एडवांस तोप किसी अन्य देश से खरीदने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इसके अलावा भारत बोफोर्स का अपग्रेडेड और देसी वर्जन यानी धनुष तोप भी तैयार कर रहा है, जिसका फाइनल ट्रायल जारी है। धनुष तोपें भी जल्दी भारतीय सेना में शामिल होने लगेंगी, यानी भारतीय सेना में पिछले करीब 35 वर्षों से चल रहा तोपों का सूखा अब खत्म होने वाला है। और सबसे खास बात यह है कि स्वदेशी तोपें अब भारतीय सेना को आत्मनिर्भर बनाएंगी। मेड इन इंडिया हावित्जर तोपों को सबसे पहले चीन बॉर्डर पर लद्दाख में तैनात किया जा सकता है। वैसे आज आर्मी चीफ ने भी लद्दाख का दौरा किया है और वहां LAC पर चीन से तनाव को लेकर भारतीय सेना की तैयारियों का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने वहां 14,000 फीट की ऊंचाई पर रेचिनला इलाके का दौरा किया और वहां -40 डिग्री की ठंड में तैनात फायर एंड फ्यूरी के जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने जवानों को क्रिसमस और नए साल की बधाई भी दी। आर्मी चीफ ने LAC पर तैनात किए गए आर्मी के टैंक्स का भी जायजा लिया। इसके पहले भी जब LAC पर तनाव अपने चरम पर था, तब भी आर्मी चीफ ने कई बार लेह लद्दाख पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ाया था। हालांकि हालात अब भी बेहतर नहीं है। अभी तक 8 राउंड की बातचीत हो चुकी है। आखिरी बार दोनों देशों के बीच 6 नवंबर को कमांडर लेवल की बात हुई थी, जिसमें दोनों देशों ने अपने जवान पीछे हटाने का प्लान बनाया था, लेकिन चीन की तरफ से तनाव घटाने की कोशिशें नहीं हुई। अब भी LAC पर दोनों तरफ भारत और चीन के 50-50 हजार सैनिक तैनात हैं और ऐसा पहली बार है जब इतनी ठंड में भी दोनों देशों की तरफ से LAC पर इतनी बड़ी संख्या में जवान तैनात रखे गए। तो आपने तोपों की गर्मी देख ली, आपने बॉर्डर पर
माहौल की गर्मी देख ली, अब खबरों की दिशा को ठंड की तरफ मोड़ते हैं। उत्तर भारत में तो हर किसी के दिमाग में ठंड ट्रेंड कर रही है। उत्तर भारत की ठंड पहाड़ों से आ रही है। कश्मीर में बीते दिनों बर्फबारी हुई थी, इसी के बाद से ठंड बढ़ गई है। कश्मीर में फिलहाल बर्फबारी तो नहीं हो रही, लेकिन पारा 0 के नीचे गिर रहा है। जोजिला टॉप पर तकरीबन एक हफ्ते तक श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद रहने के बाद आखिरकार मंगलवार को वहां सेना की गाड़ियों से लेकर आम ट्रैफिक की आवाजाही शुरू हो गई। 11,500 फीट की ऊंचाई वाले जोजिला टॉप के इलाकों में पिछले हफ्ते भारी बर्फबारी ही नहीं हुई, बल्कि एवलांच भी आई। बीआरओ ने रास्ता साफ किया तो जोजिला के रास्ते लद्दाख बाकी दुनिया से जुड़ पाया और एलएसी के फॉरवर्ड इलाकों पर रसद पहुंचाई गई। नगर लेह राजमार्ग जरूर खुल गया, लेकिन ठंड के सितम में कोई कमी नहीं है। कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में बुधवार को न्यूनतम तापमान और ज्यादा गिरा है। बारह दिसंबर को भारी बर्फबारी के बाद कश्मीर में मौसम सूखा और कड़ाके की ठंड वाला रहा। रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक क्रिसमस तक बर्फबारी नहीं होगी, लेकिन 26 और 27 दिसंबर को ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। इस बीच कश्मीर में चिलई कलां की शुरुआत सोमवार को हो गई है। कश्मीर में चिलई कलां के 40 दिन मौसम के सबसे ठंडे दिन माने जाते हैं। हालांकि चिलई कलां को कश्मीर के लोग उत्सव की तरह मनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।